नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज गुप्त साम्राज्य को अपन पूरा करने जा रहे हैं, यानी कि पूरा पढ़ने जा रहे हैं। पूरा करने की अपनी ताकत नहीं है। गुप्त साम्राज्य जो है जिस समय रहा था वो अपन ने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है। समुद्रगुप्त जैसे मतलब महान राजा उसके अंदर हुए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे महान राजा हुए। आज की ये जो क्लास है वो रीट वालों के लिए तो मतलब इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गुप्त कालीन जो है कला और संस्कृति और विज्ञान, यही चीजें जो है आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है। हालांकि मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये क्लास ऑलरेडी पढ़ा रखी है। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में 100 क्लासेस दे चुका हूं मैं, और उसमें बहुत विस्तृत ये क्लास मैंने करवाई है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के लेवल के अनुसार करवाई है। अब अपन चलेंगे इस क्लास में रीट के लेवल के अनुसार, क्योंकि हर एक परीक्षा का एक लेवल होता है और उसके अनुसार ही पढ़ना होता है, तभी वह एग्जाम क्रैक होता है। उससे पहले रीट एसएसटी वालों के लिए दो सूचनाएं हैं मेरे पास। नंबर एक ये है कि आप लोगों के एसएसटी वन लाइनर जो आप लगातार पूछ रहे हो, ठीक है, वो वन लाइनर आप लोगों के सूचना मैं दे चुका हूं आप लोगों को टेलीग्राम पे। ठीक है, इसकी सूचना आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूं, तो वो आप लोग जाकर जो है इस सूचना को अच्छी तरीके से देख लेवे कि हाँ क्या है। ठीक है, दूसरी सूचना जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि आप लोगों के लिए इस एसएसटी के अंदर ही राजनीति की क्लासेस जो है, राजनीति विज्ञान की क्लासेस आप लोगों के 15 दिसंबर से शुरू होगी। ठीक है, 15 दिसंबर से शुरू होगी। अब ये इसलिए बता रहा हूं ये शुरू होगी, यानी कि मैं नहीं लूंगा ये क्लास जो है दूसरे टीचर लेंगे। ठीक है, तो 15 दिसंबर से शुरू होगी, यानी कि ये क्लास भी उस समय साथ में चलेगी, मेरी क्लास जो चल रही है वो तो चलेगी। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को ये लगता है ना कि हाँ कैसे कोर्स पूरा होगा, तो कोर्स तो पूरा लगभग ये दूसरी यूनिट पूरे होने आई है। और मुख्य जो आप लोगों को जोर पड़ता है वो यही है, भारतीय इतिहास, ठीक है, राजनीति विज्ञान और भूगोल। तो भारतीय इतिहास वाली जितने टॉपिक है वो पूरे होते ही मैं खुद भूगोल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इंडिया और वर्ल्ड का भूगोल। और उसके बाद में जो है आप लोगों की ये भी क्लासेस शुरू होगी, मेरी चली रही है। और राजस्थान अपन ने अभी अभी में इतना पढ़ा है कि राजस्थान बहुत रैपिड तरीके से अपन बड़ी बड़ी क्लासेस लेके पढ़ सकते हैं, तो उसमें एक तरह से रिवाइज ही करना है, क्योंकि ये लगभग जो है खाली साल जो भी था ये शांतिकाल, इसमें राजस्थान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, वापस जो है रिवाइज कर लेंगे उसको, तो वहां समस्या होने वाली नहीं है। तो बिल्कुल आराम से अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये दो सूचनाएं आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया। अब जिसने समय पे क्लास देखी है उसे कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, नहीं देखी है तो फिर पूछना ही पड़ेगा। चले बढ़े आगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, पहली स्लाइड आप लोगों के सामने आ गई। अब देखो ये गुप्त काल जो है ये क्या रहा है, मतलब उस समय की कला का ये रहा है स्वर्ण काल। एक तरीके से इतिहासकार ये कहते हैं कि ये देवताओं का जो है जन्म इसी काल में हुआ, यानी कि ये एक तरीके से पुनर्जागरण काल भी था। क्यों था? क्योंकि अधिकांश यदि आप देखोगे पुराणों की रचनाएं हैं वो यहाँ पे हुई, स्मृतियों की रचनाएं यहाँ पे हुई, देवी देवताओं के बहुत सारे जो है यहाँ पे जिक्र हुए, जैसे गंगा यमुना और ये जो नदियां थी इनको भी मूर्ति रूप इसी काल में मिला है। और भी बहुत सारी जो घटनाएं हैं, यज्ञ वगैरह, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुए। तो गुप्त काल एक तरीके से धर्म का जो है काल रहा था, और धर्म का उदय भी यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ कला, विज्ञान, साहित्य, ये सब जो है गुप्त काल में बहुत जबरदस्त तरीके से चला है, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखो गुप्त काल को कला, साहित्य, विज्ञान की दृष्टि से भारत का क्या कहा जाता है? प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल भी गुप्त काल को इसकी दृष्टि से कहा गया। आप लोगों के रीट में बनने वाले सीधे सीधे प्रश्न है भैया ये, ठीक है, ये डायरेक्ट बनने वाले। देखो सारनाथ जो अपन ने बुद्ध, जो गौतम बुद्ध पढ़ा था उसमें भी कई बार पढ़ा है इसको, ये भी देखो सारनाथ को गुप्तकालीन मूर्तिकला का यंत्रालय कहा है। अब क्यों? क्योंकि मूर्तिकालीन अपन मूर्तिकला के केंद्र जो पढ़ेंगे ना अभी, सारनाथ, पटना, ये सब पाटलिपुत्र, मतलब कि ये सारे जो है मूर्तिकला के केंद्र रहे। इसमें से भी सारनाथ जो है वो स्पेशली मूर्तिकला का यंत्रालय के नाम से जाना गया है। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर निर्माण का इस समय विशेष महत्व रहा है। और मंदिर निर्माण के अंदर यह ध्यान रखना कि मंदिर ज्यादातर जो है वो पाषाण के बनाए जाते थे। यहाँ पाषाण यानी कि पत्थर के मंदिर होते थे, ठीक है, पत्थर के मंदिर हुआ करते थे। इसीलिए अपन स्पेशली पढ़ेंगे आगे कि भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर। अब भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर प्रश्न ऐसे ही बनता है
ठीक है, वो स्पेशली पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे ये चीज जान लेनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो है पत्थर से ज्यादातर बढ़ते थे। ठीक है, ये मंदिर निर्माण की देखो जो शैली है, पंचायतन शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, वो तो यहाँ पे जो है ज्यादातर मंदिर पंचायतन शैली के देखने को मिलते हैं। कौन सी? पंचायतन शैली के देखने को मिलते हैं, जिसको अपन पंचायतन शैली का ही और रूप देखें तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि नागर शैली, यानी उत्तरी भारत में ज्यादातर ये थे। ठीक है, यदि अपन दक्षिणी भारत की बात करें, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण में कौन सी? द्रविड़ शैली चलती है, द्रविड़। और इन दोनों का मिश्रण की बात करें तो फिर उसे बेसर शैली कहा जाता है, मंदिरों की बेसर शैली कहा जाता है। ठीक है, बेसर का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? खच्चर। खच्चर कैसी प्रजाति है? मिश्रित है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है मंदिरों से रिलेटेड। ठीक है ना। अब यहाँ पे यानी कि शिखर युक्त मंदिर है, गुंबदाकार मंदिर है, ये जितने अस्तित्व में आए वो गुप्त काल में पहले पहले आ गए। देखो, शिखर युक्त और ईंटों से निर्मित मंदिर के उदाहरण भी देखने को मिले। इस लाइन से पहले ही मैंने ये चीज क्लियर कर दी कि ईंटों के मंदिर का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि पाषाण के मंदिर पत्थरों से बनते थे ज्यादातर। ठीक है, चलो, गुहा, स्तूप और चैत्य निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध का प्रभाव रहा था गुफाओं के अंदर। ये आरएस लेवल का सवाल है। यदि आप लोगों को वहां पे क्या वर्ड लिमिट होती है कि 20 शब्दों में उत्तर, 50 शब्दों में उत्तर, 20 शब्दों में उत्तर पूछते हैं, मैं तो कह रहा हूं 10 शब्दों में ही आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पूछते हैं तो संपूर्ण चीज आ जाती है इसमें कि गुप्तकालीन गुफाओं में क्या मिला है, आलेखन, वर्णन और अलंकरण, ये लिख देते हो, बस काम तमाम। ठीक है, क्या मिला है? आलेखन, वर्णन और अलंकरण, ये चीज है तो बस सब कुछ आ गया। ये है सार, मतलब कला का प्रारंभ कह सकते हो, सार कह सकते हो। ले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज बताता हूं आप लोगों को जो एग्जाम में पूछी जाएगी और आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। चलो भाई, आज की क्लास भी लाइव नहीं है क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा प्रीमियर, लेकिन देनी जरूरी थी क्योंकि कल की क्लास भी नहीं आई थी। तो आज की क्लास जो है, समय के अभाव थोड़ा सा, मतलब कुछ काम घरेलू भी होते हैं। ठीक है, चलिए देखो, गुप्तकालीन मंदिर। आप लोगों को गुप्तकालीन मंदिर में स्पेशली ध्यान रखने हैं क्या चीज की, उनके स्थान कहाँ कहाँ है, गुप्तकालीन मंदिर कहाँ कहाँ है, ज्यादातर मैं आप लोगों को याद अब इसमें करवाने वाला हूं। देखो, तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक है, अब जो है अपने यहाँ पे अपन वैसे लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं तीज। अपने यहाँ पे अपन पढ़ते भी है ना त्योहारों में, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज, तीज तो राजस्थानियन तो यूं भी, मारवाड़ियों तो पक्की याद रहे, हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजली तीज, उजली तीज, सब याद रहती है ना अपन को, है ना। श्रावणी तीज भाई सारी पढ़ी है अपन ने राजस्थान जी के में, तीज तो सबको याद रहेगा। तो तिगवा जबलपुर, ठीक है, तीज, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में। फिर बुमरा, बुमरा का क्या है, शिव मंदिर है कहां, मध्य प्रदेश में। बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और खोना नहीं, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खोना। खो का शिव मंदिर कहां है, नागौद में। कहां है, नागौद के अंदर। अच्छा, मैं इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, कि मैं ऐसी कोई रॉकेट साइंस लगा रहा हूं जो या ये हो गया, बस मैं आप लोगों को क्या है एक तरीका बता रहा हूं कि भैया ऐसे भी याद रखा जा सकता है। आप लोग एक तो रट्टा मारोगे, है ना, कि खो का जो है शिव मंदिर नागौद के अंदर, खो का शिव मंदिर नागौद, सीधा याद रखो खोना, बस इसका पहला वर्ड है, इसका भी पहला वर्ड है, काम तमाम। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, प्रश्न ऐसे ही सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नाम क्या ध्यान रखना, यदि मुमकिन क्या है, जिजिड़ी है तो मुमकिन है तो नाम जिजिड़ी याद रखना। नाम नाचना कुठार का मध्य प्रदेश के अंदर, पार्वती मंदिर कहां है, मध्य प्रदेश। इसको लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उस समय के मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट मंदिर भी कह सकते हो और शिखर युक्त पहला मंदिर भी आप लोग कह सकते हो, जो आपके कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, अब क्या है, दे झांसा, क्या ध्यान रखोगे, दे झांसा, इससे क्या याद रह जाएगा, झांसी याद रह जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिसपे शेष सैया पे सोए हुए विष्णु जी की प्रतिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यहीं से बनता है देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। ठीक है, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर। ठीक है, तो एक कहावत भी है, उत्तर भीका तेरी थारी बारी। ठीक है, ऐसे राजस्थानी कहावत है। तो भीका, भीतरी गांव का मंदिर जो है ईंटों का मंदिर, कानपुर, भीका।
तो यहाँ पे भीतरी गांव का याद रखो, ये ईंटों का मंदिर है, और ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है नहीं, ये भी ईंटों से बना हुआ है, ये भी ईंटों से बना हुआ है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये महासमुंद छत्तीसगढ़ में है, यानी समुद्र लांग के सिर्फ राम जी नहीं गए थे, लक्ष्मण जी भी गए थे, साथ में युद्ध करने गए थे ना। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंदर है। फिर उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा एमपी के अंदर, और दर्रा तो अपने कोटा राजस्थान वाला है, दर्रा का शिव मंदिर जो है कोटा के अंदर है, जो कहां है, राजस्थान। तो देखो क्या है, अपन ने सिर्फ पढ़ा नहीं है, अपन ने सारी चीजें जो है मंदिरों की याद कर ली है, टू द पॉइंट है कि नहीं। आयो मजो, ये चीजें आप लोगों के रीट के लेवल की है, आप लोगों को मंदिरों में ऐसे पढ़ना है, और आप लोगों को मंदिरों के स्थान जो है याद होने चाहिए, ठीक है। और गुप्तकालीन मूर्तिकला की तरफ बढ़े। मूर्तिकला में ये ध्यान रखें आप लोग कि जो है प्राचीन, इससे पहले का जो काल था उसमें मूर्तिकला में थोड़ी सी अश्लीलता वगैरह ऐसे देखने को मिलती थी, क्योंकि उसमें मतलब बिल्कुल क्षीण पर्दा सा बताया जाता था, और जो है अंगों का प्रदर्शन वगैरह कुछ मूर्तिकला में ऐसी चीजें भी जो है कुषाण काल में बताई गई थी, जिसको यहाँ पे सुधारा गया, और यहाँ पे जो है मूर्तिकला का विषय धार्मिक हो गया, और मूर्तिकला के अंदर बहुत शालीनता आ गई थी, और बहुत ही मतलब व्यवस्थित रूप से ये आगे बढ़ी है, ये ध्यान रखना है। साथ साथ ध्यान रखो गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, वर्तमान में इसे पटना कह सकते हो आप, ठीक है। ये मूर्तिकला विषय क्या रहे, धार्मिक भी रहे और गैर धार्मिक भी रहे, लेकिन धार्मिक मूर्तियां यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले हैं गुप्तकाल के अंदर। मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अभी मैंने मंदिर के अंदर भी बताया था आप लोगों को, ये वही है दशावतार मंदिर में नाग सैया पर, या फिर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये भी आ सकता है शेष सैया पर, ऐसे भी लिखा मिला जा सकता है। लेटे हुए, ये लेटे हैं, ठीक है, लेटे विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है वो यहाँ मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। फिर इसके अलावा ध्यान रखो खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है, पद्मासन में बैठे गौतम बुद्ध की प्रतिमा ये सारनाथ से प्राप्त हुई है, और बुद्ध की अभय मुद्रा में जो प्रतिमा है वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, और ये बताया जाता है कि ये 7.5 फीट की है। कितनी बताई जाती है, 7.5 फीट की है, सुल्तानगंज बिहार से ये प्राप्त हुई है, और ये तांबे की है, ये कैसी है, तांबे की है, ये भी ध्यान रखना। साथ साथ ये मूर्तिकला में इतना ही पढ़ना है, मूर्तिकला में कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। लो अब स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है टाब्रो, देखो इस स्लाइड पे जितनी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को याद करवा दी है, ठीक है। अब आओ आगे, ये जीजीडी फैक्ट भी दिया था आप लोगों को, और अब अपन यहाँ पे इसको वापस पढ़ लेते हैं। अब आते हैं अपन साहित्य पे, गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य में स्पेशली ध्यान रखना है तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना है जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। क्या कहते थे, ये है कालिदास, इन्हें क्या कहते थे, भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा गया। अंग्रेजी में शेक्सपियर को सभी जानते हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। ये जो जितनी रचनाएं गुप्त काल में लिखी है, भाषा पूछे तो ध्यान रखना संस्कृत में अधिकतम लिखी गई है, यानी गुप्तकालीन भाषा यदि पूछे आप लोगों को तो क्या ध्यान रखनी है, संस्कृत के अंदर क्या ध्यान रखनी है, संस्कृत। तो कालिदास की रचनाएं बताओ कि कौन सी भाषा में होगी, वो भी संस्कृत में। लेकिन कालिदास के अंदर ध्यान में रखना एक शैली भी, कालिदास की स्पेशल शैली थी, कालिदास जो है वैदर्भी शैली के अंदर रचनाएं लिखते थे, वैदर्भी शैली, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब कालिदास के क्या है, अपने खंड काव्य भी है, महाकाव्य भी है, नाटक भी है, सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। देखो महाकाव्यों में कौन कौन से ऐसे ही वर्गीकरण आता है, महाकाव्य में रघुवंश और कुमार संभव, ठीक है, रघुवंश और कुमार संभव, इसमें 19 सर्ग है, इसके सर्ग ध्यान रखना, इसके पूछे जाते हैं इसलिए, ठीक है। फिर आओ खंड काव्य, खंड काव्य में देखो मेघदूत और ऋतु संहार। यदि मेघदूत के भी आप भाग याद रखना चाहो तो इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ लिखना चाहो तो। वैसे ये इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ये उच्च लेवल के हो गए वापस,
उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। ऋतु संहार ध्यान रखो, ठीक है, षट ऋतु का वर्णन। नाटक के अंदर इनके देखो मालविका अग्निमित्र, जिसके अंदर शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रणय कथा है। विक्रमोर्वशी, ये भी एक प्रणय कथा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ, कालिदास की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है। इसके 7 भाग हैं। इसके भाग कितने? देखो यहाँ शाकुंतलम है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो सा से ध्यान रख लेना, 7 भाग है। मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशी में 5-5 है। इनके अंदर 5-5 अंक है, अंक कह सकते हो आप। तो ये कालिदास की रचनाएं जो है महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक, सारे के सारे अलग अलग वर्गीकरण में ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। वापस देखो, महाकाव्य कौन से? रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य के अंदर मेघदूत और ऋतु संहार। खंड काव्य में ऐसे ध्यान रखना प्रकृति से रिलेटेड है, ऋतु आएगी तब मेघ आएंगे, है ना, ऐसे ध्यान रखो। तो खंड काव्य के अंदर ऋतु और मेघ। नाटक के अंदर मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 है। तीनों बड़े नाम है वो नाटक के अंदर है। यानी नाटक करने पे कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नाटक किया है बहुत यार, बड़ा चढ़ा के नाटक किया है, तो ये नाटक में ध्यान रखना। फिर आओ विशाख दत्त। विशाख दत्त के देखो ये दोनों नाटक ही है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। विशाख दत्त ऐसा व्यक्ति है जिसने पहली बार जासूसी पर नाटक लिखा था, ठीक है, याद रखना, पहली बार जासूसी पर। लिख दूं क्या यहां? पहली बार जासूसी पर नाटक, ठीक है। फिर आओ देखो आगे, शूद्रक। शूद्रक का नाटक कौन सा? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। एक बार ये प्रश्न बना था, मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर 12वीं की रचना महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। इसके अंदर किरात रूप में शिव और अर्जुन का संवाद है ना, शिव और अर्जुन का संवाद है, ये ध्यान रखना है। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, कामकला पे आधारित है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, जिसका बहुत ज्यादा अनुवाद हुआ, 500 से ज्यादा बार इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आर्यभट्ट की देखो आर्यभट्टियम, ठीक है। वराहमिहिर की वृहत जातक, ये ज्योतिष थे वराहमिहिर, वृहत जातक लघु जातक, ये दोनों साथ साथ लेंगे, इधर लिया ना। पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता, ये डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न है। बुद्ध घोष की विशुद्धि मग, अमर सिंह की अमरकोश, दंडिन की काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र, सिद्ध सैन की न्यायावतार, वाघ भट्ट की अष्टांग हृदय जो चिकित्सा से संबंधित रही है, और कामंतक की नीतिशार। ये सारी की सारी रचनाएं आप लोगों को एज इट इज याद होनी चाहिए, है ना। जितने भी जिजिडियंस है, जिजिडियंस कहने का मतलब आप लोगों ने एक मतलब वह लेवल प्राप्त कर लिया है, वह विश्वास हमारा प्राप्त कर लिया है टीचर का कि जिजिडियंस यदि किसी को कह रहा हूं यानी कि आप हमारे हो, हम तो आपके है ही लेकिन आप हमारे हो। फिर तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद कर लेनी है, ये एज इट इज जो है एग्जाम में पूछी जाती है। अब कई बच्चे जो आते हैं वो कहते हैं सर इस पे लिखा मत करो। अब जब हम इस पे लिखेंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं। तो ये चीज जो है, यही जीजीडी फैक्ट जो है, ये 477वां जीजीडी फैक्ट हाल ही में आप लोगों को दिया है, कल परसों में। तो ये आप लोग टेलीग्राम से इसीलिए कहते हैं भाई 2,90,000 लोग वो पागल थोड़ी है जो टेलीग्राम से जुड़े, तो आप भी जुड़े, है ना। वहां पे ये चीज ऑलरेडी उपलब्ध होती है, तो वहां से जो है आप लोग इसको तो कम से कम जीजीडी फैक्ट को तो हर रोज याद करो। हर रोज आप लोगों को इसको टारगेट रखना ही है, डेली टारगेट बना के हर रोज याद करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, वैसे ये दिया है वहां से सेव करके पढ़ोगे ज्यादा बेहतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभिलेख भी पढ़ लेते हैं कुछ। इसके अंदर एक जो है जूनागढ़ अभिलेख, इसमें रुद्रदामन ध्यान में रखना कि ये रुद्रदामन के समय है। स्कंदगुप्त भी पढ़ने को आता है, लेकिन स्कंदगुप्त के समय एक्चुअल में जहां लिखा गया, इसको स्कंदगुप्त का भी समय था, लेकिन जहां लिखा गया वो रुद्रदामन के काल में लिखा गया, गुजरात जूनागढ़ वाला, ठीक है। चलिए अब जो है ये प्रशस्तियां, वैसे अपन ने जो इसका राजनीतिक इतिहास पढ़ा तब पढ़ी है, और ये जीजीडी फैक्ट में दिया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य में इनके अभिलेख भी आएंगे। देखो प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन पढ़ा था ना, तिलबट ने उत्कीर्ण करवाई, ये सारा पढ़ा है। अकबर ले गया वहां इलाहाबाद में, तो समुद्रगुप्त के समय की है। मेहरौली लोह स्तंभ, इस पे इसकी विशेषता क्या है, इस पे जो है आज दिन तक जंग नहीं लगा, जंग नहीं
लगा। जंग मतलब काट आवे ना, काट लोकन रे क्या आवे, काट। मारवाड़ी में क्या लोकन रे काट आएगो। तो वो जो है जंग नहीं लगा इस पे, इतने जबरदस्त शुद्ध जो है सोना उपयोग में लिया गया। उदयगिरी गुहा लेक भिलसा का है, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, द्वितीय का मतलब विक्रमादित्य, ठीक है। मथुरा स्तंभ लेक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। विल्सड मैंने आप लोगों को ऐसे याद करने का बोला था, याद हो किसी को तो विक्कू, तो कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त प्रथम है ये। करमगदा ये भी कुमारगुप्त। मंदसौर अभिलेख ये कुमारगुप्त द्वितीय के समय है, ठीक है। ये वापस दो इसके दामोदरपुर ताम्रलेख ये कुमारगुप्त प्रथम है, ये भी कुमारगुप्त प्रथम है, गढ़वा वाला भी, ठीक है। भीतरी तो मैंने आपको कहा था कि भीख नहीं मांगनी, ठीक है। तो भीतरी जो है अपने स्कंद गुप्त, भी क स्कंद ऐसे, ये भी और क ये दोनों ही आप लोगों को याद कराए। जूनागढ़ वाला रुद्रदमन और याद रखना स्कंद गुप्त, ठीक है। गढ़वा शिलालेख जो है वो स्कंद गुप्त। सुपिया अभिलेख ये भी स्कंद गुप्त। पूना और रिद्धपुर का प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता के क्या है, ताम्रपत्र है। और जब अपन ने ये क्षत्रिय थे या ये शूद्र थे या ये ब्राह्मण थे ये वाले मत पढ़े, वहां पे मैंने आप लोगों को प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र का एक हवाला दिया था, वो ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है। ले लो चाहे स्क्रीनशॉट, और वहां से आप क्या टेलीग्राम से सेव करोगे तो ज्यादा बेहतर है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़े। आज अपने गुप्तकाल हो जाएगा पूरा। फिर आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार को और रविवार को क्लास नहीं आएगी। अच्छा, कल शनिवार को वैसे क्लास आएगी दोपहर 12 बजे, आप लोगों को भी अटेंड करनी है वो क्लास, बता दूं आप लोगों के लिए भी बहुत वो काम की है। और क्यों काम की वो बता दूं, वो आएगी कल आप लोगों के दोपहर 12 बजे। आप लोगों को सभी को भी जुड़ना है और लाइव रहेगी वो। आज तो ये प्रीमियर की मेरी मजबूरी थी, 8 बजे जो है तो मैं नहीं दे पाता 8 बजे, इसलिए क्योंकि आज की क्लास भी मिस हो जाती, इसलिए मैं पहले दे रहा हूं, ठीक है। तो ये 12 बजे दोपहर को कल जो आएगी ना, कल यानी कि कल क्या तारीख है, 16 तारीख है ना, कल क्या है 16 है ना, ठीक है। तो कल जो क्लास आएगी वो दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि उसमें मैं आप लोगों को 200 प्रश्न करवाने वाला हूं, स्पेशली है तो पशु परिचय वालों के, और वो भी है राजस्थान जीके के। किसके हैं, राजस्थान जीके के। तो राजस्थान जीके पूरा का पूरा आप एसएसटी वालों को भी पढ़ना ही है, आपको एसएसटी वालों को भी पढ़ना है। तो एक तरीके से राजस्थान जीके रिवाइज हो जाएगा वापस अपना, है ना। रैपिड क्लास होगी, उसमें कोई ज्यादा व्याख्या वगैरह नहीं है, लेकिन अपन 200 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे तो कम से कम 200-250 फैक्ट तो अपन उसमें से क्लास में से 250-300 फैक्ट तो वापस रिवाइज करेंगे। और कम पूरा लगभग जो है अपना राजस्थान जीके, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, ये सारी की सारी चीजें रिवाइज होगी। तो कल 12 बजते ही जुड़ जाना है। अभी जितने भी विद्यार्थी तब तक क्लास देख ले, ध्यान रखना दोपहर 12 बजे आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फैक्ट ये तो आज ही दिया है आप लोगों को, है ना, ये तो आज नहीं, आज दूसरा दिया है, ये कल दिया था, ठीक है। अब देखो अपने गुप्तकालीन गुफाएं, ये गुफाएं पूछते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुप्तकालीन गुफाएं भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछी जाती है कि दो तरह की इसमें स्पेशली ध्यान रखनी है, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अब इसमें या तो पूछते हैं अजंता की गुफाएं कहाँ है, बाघ की गुफाएं कहाँ है। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की, बाघ की गुफाओं की खोज किसने की। तो ये ट्रिक से याद करते हैं अपन, तरीके से याद करते हैं, ट्रिक से। देखो गुप्तकालीन अधिकांश चित्र गुफाओं में मिलते हैं और प्रमुख रूप से अजंता और बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उसी तरीके से ये चीज दी है। देखो अजंता की गुफाएं खोज जो है 1819 में मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने की। तो आप लोगों को ये याद कैसे रहेगा, अजंता, ऐसे याद रखना, अजंता, यानी कि जनता की रक्षा के लिए क्या लगानी पड़ेगी, रेजिमेंट, सैनिक टुकड़ी लगानी पड़ेगी, तब जनता की रक्षा होगी, है ना। और सैनिक एक दो से काम नहीं चलता, और आने दो और आने दो और आने दो। तो ध्यान रखना कि औरंगाबाद के अंदर है, कहां है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है ये गुफाएं हैं। और खोज किसने की, 1819 में मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने की। चलिए इसको याद करते, इसको वापस पढ़ेंगे, बाकी की जानकारी यहां। सबसे देखो खतरनाक डेंजर प्राणी क्या होता है, बाघ होता है। टेका टूटे बाघ रे हम जाते ही, तो सबसे खतरनाक प्राणी बाघ है। तो देखो डेंजर फील्ड, फील्ड में आते ही बाघ बहुत डेंजर हो जाता है। तो अपने ध्यान रखना बाघ की गुफाएं डेंजर फील्ड ने खोजी है, डेंजर फील्ड ने करना, ठीक है, 1818 में, ठीक है। किसने खोजी है, डेंजर फील्ड ने।
अब डेंजरफिल्ड ने खोजी है और खुद जो है बाघ यदि घूर रहा है तो अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। क्या बाघ हमला करे तो प्राण गंवाने पड़ सकते हैं? ग्वालियर, ठीक है, अपना लीवर भी जो है वो भी गंवाना पड़ सकता है, ऐसे याद रख लेना। स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसमें टोटल 9 गुफाएं और इसमें टोटल 29 गुफाएं संख्या के अनुसार ध्यान रखनी। हालांकि जीवित गुफाएं कम है, जीवित यानी कि अभी भी अस्तित्व में वो कम है। देखो अब मुख्य मुख्य देखो 16, 17 और 19 नंबर की गुफा जो है वो गुप्तकालीन है। इसके अलावा गुप्तकालीन इसलिए स्पेशल लिखा है कि इसके अलावा भी गुफाएं इनके अंदर बौद्धकालीन भाई पहले की भी है, तो गुप्तकालीन गुफा की संख्या जो है वो ध्यान रखने की ये है। ठीक है, चलिए मरणासन राजकुमारी की गुफा 16वीं गुफा, तो ऐसे ध्यान रखना 16 वर्ष की राजकुमारी, क्या ध्यान रखो 16 वर्ष की, भाई गीत भी तो बने ना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, तो अपने यहाँ क्या है 16 बरस की राजकुमारी, ये ध्यान रख लो बस, तो ये याद हो जाएगा। 17वें में ध्यान रखना 17वीं चित्रशाला के नाम से जानी जाती है, अभी पढ़ रहे हैं अपन। राहुल का समर्पण और बुद्ध का गृह त्याग जो है वो 17वीं गुफा के अंदर है, सर्वाधिक चित्र है। अच्छा बुद्ध से याद आया कि ये पूछ ले कि बुद्ध के जन्म का चित्र किसके अंदर है, बुद्ध का जन्म ये दूसरी गुफा में, दूसरी गुफा दूसरे नंबर की, मतलब दूसरी मतलब और अन्य नहीं, दूसरे नंबर की, ये ध्यान रखो। एक हाँ ठीक है, बैठी हुई औरत का चित्र भी है, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, बैठी हुई औरत, ये 9वीं गुफा में, ये 9वीं गुफा के अंदर है। 17वीं गुफा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होने के कारण इसे चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। और ये अजंता की गुफाएं है ना, इनके अंदर जो चित्र मिले इनका विषय था धार्मिक, और ये जो है बाकी गुफाएं इनका है लौकिक, लौकिक है, ये धार्मिक है, ये लौकिक है, विपरीत है थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इनका जो है धार्मिक जीवन इनका विषय रहा है, और इनका जो है लौकिक, लौकिक का मतलब क्या होता है, भोग विलास वगैरह वो चीज, ऐसे समझ लेना। समझोगे कैसे, धार्मिक है, भोग विलास मदिरापान व्याभिचार ये नहीं चलेगा। यहाँ लौकिक चित्र है, यानी कि जो है राजा महाराजाओं की जीवन शैली वगैरह वो उससे संबंधित है। अब देखो इसमें जो है ग्रह गुफा कहलाती गुफा नंबर 1, हाथी खाना कहलाती है गुफा नंबर 3, और पांडव गुफा या गुसाई कहलाती है गुफा नंबर 2। तो ये नंबर के हिसाब से भी ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें केवल गुफा नंबर 4 और 5 गुफा के चित्र ही सुरक्षित है, बाकी जो सुरक्षित नहीं है, और जो सुरक्षित है उन्हें रंग महल पाठशाला कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और चित्रों का विषय कैसा है, चित्रों का विषय है लौकिक, ठीक है। तो ये चीजें बेटा याद करनी पड़ेगी। ले स्क्रीनशॉट आगे और है, अभी स्क्रीनशॉट लो, चाहे 480वां फैक्ट कल ही दिया था, इसको टेलीग्राम से सेव कर लेना, ठीक है। साइंस वालों के लिए भी शुरू कर दिया, आप तो सब एसएसटी वाले ही होंगे इस क्लास में। तो आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु नानक जयंती भी है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके वहां पता नहीं, हमारे यहाँ इसे छोटी दीपावली भी बोलते हैं, वैसे देव दीपावली बोलते हैं, छोटी दीपावली बोलते हैं। कई जगह जो है जो दीपावली से जस्ट पहले वाली 14 आती है ना, उसे छोटी दीपावली बोला जाता है। सब जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। राजस्थान में हर थोड़े थोड़े समय, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये चीजें बदलती रहती है। तो की कौन ले बढ़ते हैं आगे। अब देखो की पहन लेना महान गणितज्ञ, यानी कि थोड़े से अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं अपन, यानी कि थोड़ी सी विज्ञान वगैरह आपके रीट के जो काम में आ सके ऐसे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया था उस समय 3.1416। एक बार प्रश्न ऐसे का ऐसे पूछा, 3 डिजिट तक पूछ लिया, 3.141। ये 22/7 तो पढ़ते ही हो आप। इन्होंने तो उस समय की बातें हैं, ये आर्यभट्ट ने बता। 20 गणित के इनको जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, 20 गणित के जनक। कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे ये, कुसुमपुर पटना के। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यह भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया। इनकी पुस्तक अभी अपन ने पढ़ी, आप लोगों को थोड़ा याद हो तो आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। ये ध्यान रखना, आपके काम की चीज है। बाकी इसके भी भाग है फिर अलग अलग, फिर वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अच्छा
इसमें भी आप लोगों को लगे कि हमें कला और संस्कृति थोड़ी और डिटेल में पढ़नी है, इससे भी थोड़ी ज्यादा पढ़नी है क्लास के माध्यम से ही, तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड वाली अपने जो प्ले लिस्ट बनी हुई जिसमें 100 क्लासें हैं फर्स्ट पेपर की, उसमें जाके पढ़ लो, उसमें और भी डिटेल से बताया मैंने। अब ये रेट की क्लासें हैं तो ये रेट के लेवल के अनुसार मैं चलूंगा। आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड के लिए और डिटेल जाननी है तो उसकी अलग से मैंने दे रखी है, ठीक है। न्यूटन से पहले गुप्त काल में ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ठीक है, ये भी याद रखें। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी उस समय बता चुके थे वराहमिहिर। कौन? वराहमिहिर। इनकी रचनाएं अभी पढ़ी अपन ने, वृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका वगैरह, ये तो ये भी ध्यान में रखनी है। भारत के प्रथम शल्य चिकित्सक भी इसी समय हुए जिनका नाम था सुश्रुत। इनकी सुश्रुत संहिता थी, इनकी क्या थी? इनकी पुस्तक थी सुश्रुत संहिता, ठीक है। पारे से भस्म बनाने की और रसायन से संबंधित चीजें जो है, पारे से भस्म बनाने की विधि नागार्जुन ने दी, और रसायन विज्ञान से संबंधित ये रहे हैं। कौन? नागार्जुन, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोगों को साइंस से रिलेटेड, गुप्तकालीन विज्ञान से रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है। लियो काब्रो स्क्रीनशॉट। और यही वो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है जिससे आप लोगों को जुड़ जाना है। आज की क्लास में ही 3 फैक्ट मैंने बताए आप लोगों को जो गुप्त काल से रिलेटेड ही थे, तो ये आप लोगों को वहां पे सेव कर लेने हैं और हर रोज मिलता ही मिलता है। और टेलीग्राम भी अपना बहुत जल्द 3 लाख होने वाला है, 3 लाख सदस्यों का, तो फटाफट से पहुंचो, उसे इंतजार किस बात का करना है। और जितने साथी है तब तक शेयर करनी है, सभी तक क्लास भी हो रही है अभी, ठीक है। ये क्लास तो भैया यहीं पे पूरी हो रही है और अब मिलेंगे अपन कब? सोमवार को तो मिलेंगे रीट वाली क्लासों में, लेकिन कल मिलने वाले हैं अपन। अच्छा, तो एक और सूचना बता दूं आप लोगों को, देखो कल यानी कि शनिवार को, ठीक है, शनिवार को तो अपने दोपहर 12 बजे पढ़ेंगे, दोपहर 12 बजे 200 प्रश्न देखेंगे राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके के रैपिड तरीके से देखेंगे, ठीक है। रैपिड तरीके से क्या है, रे लिखा क्यों नहीं जा रहा? अटकोन लिखी जगह राजस्थान जीके के, ठीक है। और परसों यानी कि रविवार को 17 तारीख को, रविवार सुबह 10 बजे से, जो भी पशु परिचर की आप में से तैयारी कर रहे हो ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से महामैराथन चलेगी, महामैराथन करंट अफेयर्स की, यानी कि अपन ने जनवरी से लगाकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, उन्हीं सब क्लासों को, अनावश्यक चीजों को हटाकर उन्हीं को सबको मर्ज करके एक ही वीडियो बनाया। पूरा दिन कल का लगा है उसे बनाने में और उसे शेड्यूल कर दिया है कल रविवार को 10 बजे, यानी 10 बजे शुरू होगी, रात को 10 बजे तक चलेगी कंटिन्यू। और एक ही क्लास में आप लोगों को संपूर्ण मैटर वो जनवरी से अगस्त तक का मिलने वाला है। अब कोई कह रहा है कि मुझे तो जो है सितंबर अक्टूबर भी करना है, तो उसकी जो है टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट व्याख्या के साथ जोड़ दिए, वो भी प्रैक्टिस कर लोगे तो राजस्थान जी करंट अफेयर्स आपके बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। ये यही आप लोगों के लिए सूचना दोनों ही अपने सभी स्टूडेंट तक पहुंचा देना, सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोपहर को 12 बजे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।